पहला कॉन्सेप्ट है, दूसरा है कैपलस लॉ, तीनों कैपलस का लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज स्मॉल जी। व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ भी अलग अलग टर्म्स में बोला गया है। सो उससे कनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फर्स्ट, वो समझने के लिए आपको उससे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या? फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? Yes, when an object is placed only under one force, the force of gravity of the earth, that is called as free fall. जब कोई चीज सिर्फ इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही शक्ति उसके ऊपर लग रही हो, उस फोर्स का क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो धरती उसको खींच रही है। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स? जो हमने अभी पढ़ा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। संसार की हर चीज, हर एक दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। लाइक अभी मैं यहाँ से एक पेन छोड़ू तो नीचे गिरेगा, तो क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है, बराबर। ये टोपी में निकाल के भी छोड़ू तो नीचे गिरेगी, क्यों गिरेगी? क्योंकि ये अर्थ अपनी तरफ उसको खींच रही है। मेरे को भी कोई उठा के ऐसे छोड़ दे तो मैं नीचे गिरूंगा क्यों नीचे गिरूंगा? पहले मुझे कौन उठाएगा वाला क्वेश्चन है। हाँ, मिलके सब लोग उठा सकते हैं। और उसके बाद जब छोड़ेंगे तो मैं नीचे गिरूंगा। क्यों नीचे गिरूंगा? क्योंकि धरती मुझे अपनी तरफ खींच रही है। समझ में? सो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, देन इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। समझ में आया? मतलब इट्स फॉलिंग फ्रीली, उसके ऊपर और कोई बंधन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। किसी, जैसे हम लोग बॉल अगर छत पे जाए और बॉल को ऐसे ड्रॉप करें, आपने 9th में जो पढ़ा था हमने क्वेश्चंस, इफ यू आर ड्रॉपिंग एनीथिंग, हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं उसको, छोड़ा है उसको वहां से, तो उसमें क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, ड्रॉप करते हैं तो u इज इक्वल टू 0 होता है, ये ध्यान रखना। बट अगर मैं छत पे जाऊं, ऊपर से बॉल को ऐसे फेंकूं, ताकत लगा के फेंकूं, तो उसमें वो फ्री फॉल नहीं हुआ, क्योंकि वो ग्रेविटेशन भी लग रहा है उसमें और मैंने भी ताकत लगाई। समझ में आया कि नहीं? मतलब वो तो गिर ही रहा था, मैंने पीछे से और धक्का मार दिया और जल्दी गिरेगा, तो उसका बैंड बच जाएगा ना फिर। सो वो फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल जनरली, मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम में, बट जनरली इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आ सकता है एक दो बात के लिए। व्हाट इज फ्री फॉल? सो यू शुड नो व्हाट इज फ्री फॉल। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? टेक्स्ट बुक वाले खोल के बताओ, फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या है? टेक्स्ट बुक खोलना, अंडरलाइन की है, कुछ लिखा हुआ है। अंडरलाइन कर लो, पेज नंबर 11। कौन सा पैराग्राफ का कौन सा लाइन? फोर्थ फिफ्थ लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड सिक्स्थ लाइन, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए, यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखती है। रिमेंबर एसएससी में ये लिख लो, कहाँ पे क्या लिखा है, फ्री फॉल लिखना है। एसएससी में आपको टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन ही लिखनी है, ज़्यादा इधर उधर का ज्ञान मत बांटना, मार्क्स करते हैं। सिंपल भाषा में ही लिखा हुआ, फिर से पढ़ो जादव। When an object moves under the influence of the force of gravitation alone, it is said to be falling. And the object is under the force of gravitation alone, then it is said to be falling freely. Free fall, ठीक है? समझ में आ गया? और इसका समझ में आ गया? बोलो, रिपीट करो। If the object is in the freely gravitational force, then it falls. ठीक है, आप समझ गए, थोड़ा सा इंग्लिश सुधार लो, बढ़िया। तो टेक्स्ट बुक लेके आएंगे तो ये सब फटाफट याद कर लेने का। समझ गए? फ्री फॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्मॉल जी। सो स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अब आपको देखो, इसके लिए ये समझने के लिए, इसलिए समझने का ज़्यादा ट्राई मत करो, कि समझने के लिए आपको 9th क्लास पूरा अच्छे समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे काम करता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ से डिराइव था वो, F इज इक्वल टू एम ए। सो जब भी किसी चीज़ के ऊपर अगर एक कांस्टेंट फोर्स लगती रहेगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होने की वजह से बॉडी की स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी। क्लिक किया क्या? एक्सेलरेशन सेम रहेगा, हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे 9th में। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, पर आप टाइम बढ़ाते जाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। u अगर 0 था तो कितना हो जाएगा? v। इफ a is 2, v minus 0 upon t 1 सेकेंड, तो पहला हो गया 2, फिर दूसरा टाइम 2 में कितना हो जाएगा? 4, फिर 6, 8, 10। मतलब अगर एक्सेलरेशन 2 ही है, पर टाइम के साथ साथ वही एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा स्पीड।
आपकी गाड़ी स्पीड बढ़ती जाएगी 2 4 6 8 10 समझ में आया? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यू जीरो दिया हुआ है तो हर बार तो इज इक्वल टू वी बाई टी, तो टी बढ़ाते जाना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वी इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू ए टी। सो ए हर बार 2 है, टी बढ़ रहा है तो 1 2 2 2 टू ज़ा 4 3 3 टू ज़ा 6 4 4 टू ज़ा 8 5 5 टू ज़ा 10। समझ में आया मैं क्या बोला? समझ में आया कि नहीं है क्या बोला? देख समझ में फास्ट हो गया ना। हाँ A is equal to V minus U upon T. U तो 0 है, A is equal to V upon T. So what is V? AT. V is equal to AT. A given है, T मैं बोल रहा हूँ आपको हर टाइम बढ़ते जाएगा तो क्या होगा V? V is equal to AT. A 2 into 1 फर्स्ट सेकेंड में 2 2 into 2 4 2 into 3 6 2 into 4 8 2 into 5 10। तो ये क्या बन रहा है बार बार V ना। सो V at 1 second 2, V at 2 seconds 4, V at 3 seconds 6, V at 4 seconds 8, V at 5 seconds 10। स्पीड बढ़ते जाएगी। क्लिक किया। सो ये आपको पढ़ने के लिए एक्सेलरेशन वो है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर धरती पे कोई ऊपर हाइट से चीज फ्री फॉल में गिर रही है, शांतनु ऊपर देख, कोई भी धरती में चीज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है उसके ऊपर भी एक्सेलरेशन लगता है। किसकी वजह से? धरती की फोर्स की वजह से। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली लगता है। और अगर कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन लगेगा तो क्या होगा? अभी समझाया, स्पीड बढ़ेगी। इसके लिए कभी कोई चीज ऊपर से जब फेंकते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है? 0। ड्रॉप करते हैं तो 0 होती है ना, पर नीचे आते आते बढ़ने लगती है ना स्पीड। तो आयरन मैन और वो कैप्टन मार्वल उस समय देखा ना, जूम, जब नीचे गिरते हैं तो ऐसा आग निकलने लगती है उनमें से, तो उनकी स्पीड बढ़ती है। कोई भी चीज आप ऊपर से फेंकोगे, सपोज हाइट से फेंकोगे, तो वो पहले धीरे से गिरेगा फिर। और आपने ये न्यूमेरिकल्स भी किए और 10th में भी है आपको ये न्यूमेरिकल्स। टेक्स्ट बुक में आपको वर्टिकल हाइट के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल हाइट्स के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आपको, आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। सो यू कैन सी दिस थिंग। यस, अरे मेरे भाई साइंटिस्ट मत बन, 10th का बोर्ड पढ़ने थे। नहीं, मैं वो दूसरे में नहीं जा रहा। ओके बोलो। करेक्ट इन्फ्लुएंस के लिए वैक्यूम लगता है ना इसके फ्री फॉल का। वो आप दूसरी चीज बोल रहे हैं। नहीं, फ्री फॉल वैक्यूम वो आप दूसरी चीज बोल रहे हैं। वो है जब हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर सपोज हम लोग एफिल टावर ऑफ पिज़ा पे जाए और एक फेदर समझते हो, पंख, कबूतर का पंख, मोर पंख, और एक आयरन का बॉल, दोनों को एक साथ ड्रॉप करें तो दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे। अरे भगवान, तुमने 9th पढ़ी नहीं? मतलब कैसे? मतलब अभी हम डिवाइडर नहीं होगा, ऐसा वैक्यूम उसके लिए लगता है, ये बोल रहा हूँ। अगर एक्चुअल वैक्यूम होगा तो दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे। तो अर्थ में नहीं गिरेगा ना, अर्थ में क्योंकि रेजिस्टेंस है, एटमॉस्फेयर है, एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, वो क्या बोलते हैं उसको, विस्कोसिटी है, बहुत कुछ है, ठीक है। ये बायन फोर्स है, विस्कोसिटी है, बहुत कुछ है, 3-4 चीजें। सो उसके लिए प्रैक्टिकल वैक्यूम लगता है, इसलिए बोलो डिबेट मत हो, टॉपिक नहीं रखो। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे आ सकता है आपको, तो आप में से जिनमें न्यूमेरिकल कर सकते हैं वो वर्टिकल हाइट्स वाले न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, बट जनरली डोंट गो फॉर इट। So simple definition of G is, it is the acceleration due to the force of the gravitation of the earth. So any object falling freely under gravitational force always have the acceleration due to the force of gravity. Textbook में क्या लिखा है small g के बारे में? सर 3 पॉइंट ये चेंज अलाउंग। मैंने small g पूछा है, स्मॉल वो आप वेरिएशन ऑफ g पढ़ रहे हो। टॉपिक दिखा क्या पहले? स्मॉल जी कहाँ है, दिख रहा है क्या? आप पेज ही गलत हो। टॉपिक पढ़ो क्या है, टॉपिक पढ़ो ना क्या है, टॉपिक क्या है? हाँ कहाँ है, दिखाओ। सर वो थिंक अबाउट इट नीचे बोल्ड में लिखा है। टॉपिक समझते हैं क्या? हेडिंग, व्हाट इज द हेडिंग? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ कहाँ लिखा है? तो आप सब गलत पेज पे हुए हो, तब से वही तो देख रहा हूँ। मुझे साला टेक्स्ट बुक याद है, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, तुम्हें मालूम नहीं, मेरे पास तो बुक भी नहीं है। मैं वही देख रहा हूँ, पेज होना चाहिए, ये उनका पिंक पेज दिख रहा है मुझे बार बार तब से। अभी हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये टॉपिक है, उसमें क्या लिखा हुआ है?
The earth exerts gravitational force on object near it. According to Newton's second law of motion, a force acting on a body results in its acceleration. Thus, the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. परफेक्ट, This समझ में आ गया? इतना देर से मैंने वही स्टोरी सुनाई कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल होगा उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा, उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ये। तो उन्होंने क्या बोला, मैं दिग्विजय सिंह हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। और इस बुक में कैसे लिखा है, तुम्हारा एक टीचर है जो तुम्हें फिजिक्स पढ़ाता है, उसका नाम दिग्विजय सिंह है। लगता है थर्ड पर्सन इंग्लिश में बोलते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, क्या बोलते हैं उसको। तो जो मैंने चीज ऐसे स्ट्रेट बोली, उन्होंने ऐसे बोली उल्टी, ठीक है। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, आपको यही सब लिखना है। whenever a object is under free fall, that is there is a force of gravitation which is acting on it, then there is a acceleration which acts on it, that acceleration is known as acceleration due to gravity। और फिर उसकी डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन जनरली वही न्यूमेरिकल्स वाले बच्चों के लिए होती है। आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। मैं पेन लेके आता हूँ 1 सेकंड में। देखो, व्हेन वी आर स्टडिंग हियर, मैं आपको उस दिन समझा चुका, आप लोग नहीं आए थे। एक्चुअली आप लोग नहीं, छोड़ के नहीं आ सकते। सो हम लोग अभी कहाँ पे हैं, दिसंबर में है। हमें अभी यहाँ पे क्या लेने चाहिए थे, FLT। FLT का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल लेंथ टेस्ट। आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला था। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द चैप्टर 1। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? आपको मालूम होनी चाहिए सब चीजें। मैं आपको सिर्फ ब्रश अप कर रहा हूँ। अगर पूरा पढ़ना है तो फिर आप ए में बैठो ना जाके, तो थोड़ा सा घर से देख के आओ चीजें आपको पता है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे भूल गए सर, बहुत दिन हो गए याद नहीं, तो ब्रश अप कर रहे हैं। अभी ऐसे सर फ्री फॉल वैक्यूम ऐसे करोगे तो साला फिर से पूरा साल पढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा जोश में आ जा। सो देयर आर 2 फोर्सेस। एक अभी आपने पढ़ा Gmm/r², बराबर। दूसरी फोर्स आपने पढ़ी F=ma, सेकेंड लॉ से 9th में पढ़ी थी। इसी को हम जब ग्रेविटी में आ जाता है तो ए की जगह जी बन जाता है। अभी हमने देखा व्हाट इज बी, वही एक्सेलरेशन को हम जी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये दोनों फोर्स इक्वल है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट स्मॉल m मास का है, अर्थ m है, यहाँ से अर्थ का रेडियस r है, पर ये हाइट कितनी होती है, तो छोटा मीटर में होती है ना। कुछ कंसिडरेशन हम कितना लेते हैं मीटर, कुछ ये हाइट वो हाइट धरती से कितना ऊपर है। सो अर्थ के रेडियस के सामने ये हाइट कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको r ही कंसीडर करते हैं। इसको कंसीडर एक्चुअली इट इज r+h। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा? r कितना होता है अर्थ का? 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। इसका मतलब क्या होता है? 6 4 1 2 3 4 5 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख 6,400 किलोमीटर या फिर 64 लाख मीटर। अब 64 लाख मीटर में मैं आपको बोलूं 64 लाख 10 मीटर, मतलब समझ में आ रहा है? मैं आपको पैसे के एंगल समझाता हूँ। मैं आपको बोलने वाला हूँ, ध्यान दें, मैं आपको बोलने वाला हूँ, मैं आपको 64 लाख रुपीस देने वाला हूँ। सर 10 का नोट और दो ना। तो 64 लाख और 10 रुपया सर। चिल्लर आदमी है क्या यार? समझ में आ रहा है क्या? 64 लाख जिसके पास है वो 10 रुपए के लिए नहीं सोचता। इसके लिए वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस हाइट। सी डायग्राम में मैं छोटू सा दिखा रहा हूँ, दिस इज 64 लाख मीटर। उसके ऊपर आप कितनी हाइट उठाते हो? एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, कितने हाइट की उठाओगे? हम जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए चीजें पढ़ रहे हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, तो आप 50 का नोट मांगोगे क्या? 64 लाख के बाद सर एक 100 का नोट रह गया। सर 100 का नोट नहीं दिया आपने अभी तक। मतलब कोई चिंदी चोर रहेगा तो वो भी मांगेगा, बट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो जनरली वी कंसीडर दिस एज टू बी नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो फास्ट। तो इसके लिए हम लोग इसको सिर्फ आर लेते हैं। समझ में आ गया? इसके लिए क्यों नहीं लेते? बिकॉज दिस एच इज वेरी निग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ दिस आर फॉर द कंसिडरेबल हाइट्स। आप हाइट में सही में जाने लगे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक? सो नाउ दिस फोर्स, जितना धरती इसको खींच रही है, ये 9th के कॉन्सेप्ट से आपने नहीं पढ़े तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, खत्म करो इसको, सिर्फ चीज समझो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, थर्ड लॉ यही था, ये जितना इसको खींचेगा उतना ही ये भी इसको खींचेगा।
फोर्स दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये इसको F फोर्स से खींच रहा है ऑब्जेक्ट, अर्थ को भी खींच रही है, तो अर्थ भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। अर्थ भी उतने ही फोर्सेस, छोटी सी बॉल को, सपोज ये बॉल है, अगर अर्थ भी उस बॉल को उसी फोर्स से खींच रही है जिस फोर्स से बॉल अर्थ को खींच रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में लॉजिकली आएगा, तो पर सर अर्थ बॉल की तरफ क्यों नहीं आ जाती, बॉल अर्थ की तरफ क्यों आती है? तो इसका आंसर 9th में दिया हुआ है, क्योंकि F इज इक्वल टू ma। भैया अर्थ का मास कितना है? हाथी है वो, सांड, डायनासोर, और उसके सामने ये क्या है? चींटी। तो चींटी आदमी के पास जाएगी, हाथी के पास जाएगी, कि हाथी चींटी के पास आएगा? So the force could be same, but the effect of the force on the different objects will be different. ये आप 9 में पढ़ चुके होंगे। Anyways, both equate करो, दोनों को equate करो। So F is equal to gmm by r square. So gmm by r square को equate करो किसके साथ? mg के साथ। तो ये m कट गया, क्या बचा? G is equals to gm upon r square. यही है फॉर्मूला, याद रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए इसको। Remember this. This is what you should know. G is equal to gm by r square, and you should know all the values of these three things. ये चारों की डिफरेंट वैल्यूज आपको पता नहीं चाहिए। स्मॉल g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल G 6.67 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ 6 into 10 raised to power 24 kg। जिसने न्यूमेरिकल्स करना है उसको याद होना चाहिए, जिसने न्यूमेरिकल्स करना है और इन जनरल साइंस के स्टूडेंट को याद होना चाहिए। R 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू शुड नो ऑल दिस थिंग, बट अभी बोर्ड के एंगल से नहीं याद करनी है तो भूल जाओ, न्यूमेरिकल्स नहीं अटेम्प्ट करने वाले तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया G इज इक्वल टू gm by r square। सो जस्ट इन केस कुछ क्वेश्चन आया, व्हाट इज स्मॉल g, लिख दोगे? Small g is whenever object is under free fall, there is only one force acting on it, force of gravitational force. So there is an acceleration acting on the body. That acceleration is known as acceleration due to gravity. मतलब वो कुछ डेफिनेशन ही नहीं है। वो पूछ रहा है, बेटा आपने खाने में क्या खाया? सर मैंने आज खाना खाया, मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, और खाना खाने से सेहत बनती है, तो सर मैंने खाना खाया है। समझ में आया कि नहीं? सो खाना क्या होता है पूछा था, तो उसने खाना ही कर दिया। तो एक्चुअली देयर इज नो डेफिनेशन, यू हैव टू जस्ट एक्सपैंड इट, उसको एक्सप्लोर करके बता दो। ये फॉर्मूला है, खत्म हो गई बात। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन द बोर्ड एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके हाफिल एग्जाम में मैंने डाला था, वेरिएशन ऑफ जी। ये जो चीज है ये वेरी करता है, ये हर जगह, हर समय, हर स्थिति में एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? बोल, कुछ बोलते रहा, ये सर नो सर बोलते रहो, मुंडी नहीं हिलाना, बोलना है हाँ नहीं यस सर, जोर से, जोर से, हाँ सब लोग बोलते रहो। तुम तीन ही बोलोगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा, वो लड़की और ये दो सब चुपचाप बैठे। तू भी नहीं समझ में आ रहा तो नो सर, जबरदस्ती ऐसे यस सर नहीं बोलना है, समझ में नहीं आया तो भी यस सर, यस सर, ऐसे रोबोट की तरह नहीं बोलना है। समझ में आया तो यस सर, नहीं तो नो सर। तुम चारों, तुम पांचों, तुम तीनों, तुम दो, तुम चारों नहीं बोलोगे। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ जी, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कैसे समझ में आएगा, मैंने समझाया नहीं। वेरिएशन ऑफ जी, अर्थ एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, अर्थ भी इलिप्टिकल है, अर्थ का ऑर्बिट भी इलिप्टिकल है, अर्थ की शेप भी इलिप्टिकल है। ए लड़का, कुछ हो गया, जा पानी में पी गया, कैसे क्या अचानक? ठीक है, तो अगर आप देखोगे अर्थ की इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल समझते हैं? घड़ी किसके हाथ में? टाइम बोलो सर 9:13। हाँ 9:25 जब हो जाएंगे तो बता। ये यहाँ पे रेडियस कम दिख रहा है, ये यहाँ पे रेडियस ज्यादा दिख रहा है। ये तो भाई सोने के मूड में दिख रहा है क्या? रेडियस कम और ज्यादा नहीं, वो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर होता है ना, वो पता है इक्वेटर? इन ज्योग्राफी इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, क्या कैंसर, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ, वो 3 रेज है ना, अक्षांतर, देशांतर,
फिर ऐसे लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड latitude, सो ये अफ्रीका से क्रॉस होती है, अपने इंडिया के नीचे हिंद महासागर से क्रॉस होती है, वो है ये नॉर्थ पॉइंट है, साउथ पॉइंट। सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ का रेडियस कम है, यू कैन क्लियरली सी यहाँ का रेडियस ज़्यादा है। फॉर्मूला क्या है हमारा, g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। सो ऑल्दो हम अर्थ का r 6.4 10⁻⁶ लेते हैं, बट टेक्निकली दैट इज द मीन रेडियस। बट यू शुड नो कि ये रेडियस एट पोल्स और रेडियस एट इक्वेटर, सो रेडियस ऑफ पोल्स और रेडियस ऑफ इक्वेटर के बीच में क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू? रेडियस ऑफ पोल्स इज डैश देन रेडियस ऑफ इक्वेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू? रेडियस ऑफ पोल क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़, रेडियस ऑफ पोल इज डैश देन रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ पोल डैश देन रेडियस ऑफ इक्वेटर, बराबर दिख रहा है? छोटा है, बोलना भाई, हाँ नहीं, जोर से बोल, स्मॉलर देन क्या? अगर r की वैल्यू कम होगी, जनरल मैथ्स, अगर r की वैल्यू कम होगी तो g की वैल्यू क्या होगी? तो अगर यहाँ पे rp होता तो gp जो होता वो एक अलग वैल्यू आती। यहाँ पे अगर re होता, यहाँ पे ge होता। अगर r की वैल्यू बढ़ेगी तो g की वैल्यू कम होगी। तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, g एट पोल्स और g एट इक्वेटर का क्या रिलेशन होगा? समझ में आ रहा है? आपने बोला r एट पोल्स इज लेस देन r एट इक्वेटर, ये छोटू है, ये बड़ा है, तो इसकी वजह से इसका एक अलग g आएगा, वो होगा gp, इसकी वजह से एक अलग g आएगा, उसका होगा ge। तो अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? सिंपल मैथ्स है, इतना क्यों सोच रहे हो? एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो उसमें क्या यहाँ पे साइन डालू, इक्वल टू, ग्रेटर टू, लेस देन? ग्रेटर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आया? सपोज ये 6000 ही है, सपोज ये 6400 है, अगर मैं यहाँ 6000 डालूंगा तो ये जो भी नंबर आएगा, ये सपोज 9.8 है ना मेरी वैल्यू, ये 9.8 से कम आएगा, ये सपोज आएगा 9.7, बराबर? और अगर मैं यहाँ पे 6.4 डालूं तो ये छोटा, ये बड़ा है तो ये छोटा, सॉरी ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, आई एम सो सॉरी, 9.9 आएगा, ये 9.9 आएगा। अब यहाँ पे मैंने 6400 डाला, अब ये बड़ा है तो ये छोटा आना चाहिए, तो ये यहाँ पे 9.7 आएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 9 अगर GP 9.9 था और अगर GE 9.7 था, तो कौन सा बड़ा है? GP ना, सही तो है ये, समझ में आ रहा है? रेडियस छोटा तो G बड़ा, रेडियस बड़ा तो G छोटा, सो द G एट पोल्स इज हायर देन G एट इक्वेटर। सिर्फ ये पॉइंट आपको समझाना है, सिंपल, समझ में आ गया? तो आपको इतना सब ज्ञान लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। बोर्ड में आपको क्या लिखना है? वेरिएशन ऑफ G ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप धरती के धरातल पे चलेंगे, अगर आप धरती के सरफेस पे चलेंगे तो क्या होगा आपके साथ? अगर आप पोल पे पहुंचेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे पहुंचेंगे, तो वहां पे G ज्यादा होगा, 9.8 से भी हो सकता है ज्यादा हो, एक्चुअली वैल्यू 9.77 समथिंग है, तो वहां पे ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके? अगर आप वहां से चलते चलते अफ्रीका पहुंच जाओ और इक्वेटर के पास आ जाओ तो। समझ में आया? सो आपको अगर क्वेश्चन आएगा वेरिएशन ऑफ G, आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन में लिखना है, द वैल्यू ऑफ G changes on the surface of the earth. The value of G at pole is higher than the value of G at equator because the radius of earth at pole is less than the radius of earth on the equator. बराबर? ये छोटा है, इसके लिए G बड़ा है, ये बड़ा है, इसके लिए G छोटा है। इस चीज को अपने भाषा में लिखना है। एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ो। The value of G be the same everywhere on the surface of the earth? The answer is no. जोर से पढ़ो। The reason is that the shape of the earth is not exactly. ठीक है, पहला लाइन क्या लिखेंगे? The shape of the earth is not exactly spherical, but it is elliptical.
So the radius at poles is smaller than the radius at equator. Therefore the value of G is greater than at poles and then equator. खत्म, समझ में आ गया। और इस चीज को बोलने के बाद एक डायग्राम भी बनाओ। देखो कभी भी आप डायग्राम बनाते हो ना, उसमें आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर दिखती है। कितना क्लियर दिख रहा है, ऐसा अर्थ बनाया, आरपी लिखा है इधर, आपने GRE लिखा है इधर, खुला समझ में आ रहा है इधर। और इधर पे फिर लिख दो यहाँ पे GE, इस पॉइंट पे लिख दो GE, और सॉरी GP, इधर लिख दो GE, तो उनको समझ में आएगा क्लियरली। RP इज स्मॉलर देन RE, सिमिलरली GP इज ग्रेटर देन GE। कोई टीचर जिसमें बुद्धि होगी ना फुल मार्क देगा वो, अगर आपने इंग्लिश भी नहीं लिख पाए ढंग से तो। इसलिए जहां पे जरूरी है ना और आपको आता है क्लियरली डायग्राम बनाओ। पढ़ा गया। And so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place. Due to its rotation, the earth bulges at the equator and is flatter at the poles. Its radius is largest at the equator and smallest at the poles. The value of G is thus highest 9.832 meter per second square at the pole and decreases slowly with decreasing latitude. It is lowest 9.78 meter per second square at ठीक the है, equator. समझ गए? उतना वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। और ये लिखना पता 9.9 नहीं होती है, ये मैंने जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। गलती से लिख मत देना सर आपने तो पढ़ाया था 9.9, वीडियो में भी है सर प्रूफ है मेरे पास, आपने लिखा था 9.9। जस्ट एक थ्योरेटिकली आपको मैथ समझाने के लिए था। समझ में आ गया? वेरिएशन ऑफ जी, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर आप धरती पे चलना चालू करो तो क्या होगा, समझ में आ गया? जी एट पोल्स विल बी greater than G at equator. क्यों? Because the R at radius of poles is smaller than the radius of earth. समझ में आ गया? सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है, टेक्स्ट बुक में मुझे चाहिए आप लोग का होमवर्क। सेकेंड वेरिएशन जो मैंने टेक्स्ट आपको एग्जाम में पूछा, अब दो वेरिएशन हो रहे हैं। अभी हम सरफेस की बात कर रहे थे, धरती के ऊपर, धरती पे चल रहे जब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ आई एम आस्किंग, अगर आप धरती से हाइट ऊपर लोगे, आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो, जहाज में बैठे हो, हॉट बलून में बैठे हो, या आप आयरन मैन हो, सुपरमैन हो, जो भी मैन हो, वंडर वुमेन हो ब्लैक विडो हो, भगवान जाने कौन सा है, ऊपर चढ़ रहे हैं अगर आप, बैटमैन है, तो क्या होगा? सिंपल लॉजिक है, G इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। G इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। अगर आप अर्थ से यहाँ पे हूँ मैं अभी, अगर मैं यहाँ हूँ अभी और यहाँ से मैं ऊपर हाइट बढ़ा रहा हूँ, मैंने इससे पहले बताया था, वो हम 10, 20, 50 मीटर की बात कर रहे थे। आप फ्लाइट में चल रहे हो 5000 मीटर ऊपर, 5 किलोमीटर, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए हो, तो फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और इसके लिए आपको पता है वहां पे कितनी ताकत लगती है, दम लगाना पड़ता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। सो व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ हायर हाइट्स, द वैल्यू ऑफ अफेक्ट्स। ये 6 लाख मतलब 10 रुपए के कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 64 लाख और 1 लाख रुपए, 1 लाख तो ज्यादा हो गया समझो, और 10,000 रुपए, तो 10,000 होता है बाबा, अच्छे खासे कितने लोगों की सैलरी है महीने की तो 10,000 नहीं छोड़ सकते, 10 रुपए छोड़ सकते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 10,000 नहीं छोड़ सकते, सो 5,000 रुपए नहीं छोड़ सकते। सो व्हेन यू गो अप, देन यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस। बढ़ रहा है ना, द वैल्यू ऑफ आर एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने लोगों ने पेपर चेक करवा के वहां पे लिया, मैंने सबको बताया थी पॉइंट, और इसलिए मैंने आप सबका आधा आधा मार्क्स काटा है वहां पे। सिंपल स्ट्रेट लाइन लिखनी है आपने, G is equal to GM by R square. As we go above the surface of the earth, the value of R increases. So the value of G decreases. Thus, the gravitation due to earth decreases as we go above the surface of the earth. And सबसे important line. And it becomes zero when we reach space. ये आप इतना ऊपर चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, ये डिस्टेंस क्या बनना चाहिए? इनफाइनाइट। मैंने उस दिन भी समझाया था, फिर भूल गए आप लोग। व्हाट इज इन्फिनिटी? व्हाट इज इन्फिनिटी? अरे उसी दिन तो समझाया, बोलना भाई, भाग कदा। व्हाट इज इन्फिनिटी? 1/0। 1/0 इज इन्फिनिटी। सो इफ दिस इज 1/0, तो ये ऑलरेडी GM by 1/0 है, तो 0। सो द वैल्यू ऑफ G विल बिकम, तुम लोग कहाँ यार रख के आते हो दिमाग अपना? 2-3 दिन तो पहले पढ़ाए थे ना तुम लोग सब, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/0।
तू नहीं था शायद, तू अपसेट था उस दिन। तुम लोग थे ना, वीडियो है मेरा, उस दिन वीडियो डाला जो मैंने। शांतनु क्या ऐसे ऐसे करता है। इन्फिनिटी मतलब पता है ना मैथ्स में, नॉट डिफाइन। इन्फिनिटी मतलब कुछ नंबर ही नहीं होता है वो। इन्फिनिटी मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, ये नहीं होता। सो मैथ्स में इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब ये जी जीरो हो गया। ठीक है, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। When we reach infinite distance that is in space, the value of g becomes 0. when we reach space, the value of g becomes 0. समझ में आया? So the value of g decreases when we go above the surface of the earth, and the value of g becomes 0 when we reach space, मतलब at the infinite distance। समझ में आ गया? दूसरा कंडीशन समझ में आ गया? पहला on the surface of the earth, दूसरा as we go above the surface of the earth, तीसरा Change in depth. as we go below the surface of the earth। अगर आप गड्ढा करो, ड्रिल करो, बोरिंग मारो, धरती के अंदर जा रहे हो तो क्या होगा? Decrease. फिर से डिक्रीज होगा। तो कोई बोलेगा सर डिक्रीज क्यों होगा, उधर तो जी खत्म, छोटा हो रहा है ना। नीचे जा रहा आप बोलेंगे सर आर तो कम हो रहा है ना, फिर क्यों कम हो रहा है जी? आर तो कम हो रहा है, जी बढ़ना चाहिए। मैं समझा चुका हूँ, बोलो जल्दी। पहला दिन अभी मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ आया तो ये मेरा आर तो कम हो गया ना अभी, आर तो इतना माइनस हो गया। सो जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो अगर आर कम होगा तो जी ज्यादा होगा ना, तो फिर धरती के अंदर जाते तो जी कम क्यों हो रहा है? Sir. क्योंकि अगर मेरा यहाँ तक आर था तो मैं ये सर्कल ले रहा था, अगर मेरा आर यहाँ तक आ गया तो मैं सर्कल भी तो ये लूंगा। फिर वो कट तो ये इतना मास चला गया ना मेरे भाई, फिर वो- इतना मास भी तो नहीं कंसीडर करना मुझे, Yes. समझ में आया? और अगर नीचे आया, मैं यहाँ तक आया तो फिर सर्कल और छोटा हो जाएगा, और नीचे आया तो और छोटा हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ द अर्थ आ गया तो क्या होगा? जीरो हो गया। मास ही नहीं बचेगा। समझ में आया? Yes. समझ में आया? सो सिंपल स्ट्रेट लाइन एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी, Decrease. and once we reach the center of the earth, the value of g becomes 0। जीरो। समझ में आ गया? कुछ ना समझ में आया इतना लिख दो, इस तरीके से डायग्राम बना के समझा सकते हो तो